और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने करीब 2 साल से जल रहे मणिपुर की घटनाओं के बाद कल इस्तीफा उन्होंने दिया। उनसे लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है। पिछले लगभग 2 साल से मणिपुर अशांत है। मणिपुर की वजह से उत्तर पूर्व के दूसरे राज्यों में भी अशांति है। उनका इस्तीफा लेने के लिए उनको और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए पिछले लोकसभा के जो पिछला सत्र था, पिछला लोकसभा था, उसमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया कि उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोले, लेकिन न तो प्रधानमंत्री बोले और न ही मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। आखिरकार अचानक कल उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, इसके पीछे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। अचानक इस्तीफा देने के पीछे हालांकि बड़ा सवाल तो यही है कि उनकी विवशता थी, और विवशता ये थी कि उनकी अपनी पार्टी के, उनकी अपनी कैबिनेट के लोग उनके विरोध में आ गए थे। उनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो भले ही उनका समर्थन कर रहा हो, लेकिन वहां पर राज्य इकाई का पूरी की पूरी पार्टी उनके खिलाफ थी। उनको क्यों इतना सपोर्ट मिल रहा था? मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, बावजूद इसके उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का सपोर्ट क्यों मिल रहा था, यह अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन अचानक इस्तीफा देने के पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं। उन कारणों की चर्चा होगी। और इधर जिस तरह से प्रयागराज के कुंभ मेले में व्यवस्था हुई है, अव्यवस्था है, वहां पर जो इंतजाम देखने को आ रहे हैं, कई किलोमीटर, लोग बता रहे हैं कि 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से ज़्यादा इलाहाबाद पहुंचने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लाइन लगी है। पिछले 3 दिन से जाम का सामना कर रहे हैं लोग। 200-150 किलोमीटर की दूरी लोग 20-20 घंटे में तय कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? बावजूद इसके वहां पर जो वीआईपी स्नान है, वीआईपी कल्चर है, उस पर लगाम नहीं लग रही है। पूरी व्यवस्था वहां पर फेल होती दिखाई पड़ रही है। अभी 2 दिन बाद यानी परसों 12 तारीख को वहां पर एक और स्नान है, महत्वपूर्ण पर्व है। उससे 3 दिन 4 दिन पहले ही व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लेकिन लगातार आंकड़े आ रहे हैं कि 42 करोड़ 43 करोड़ लोगों ने स्नान वहां पर कर लिया है। उस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जब आपने टारगेट रखा हुआ था कितने लोग वहां पर स्नान करने के लिए आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो मणिपुर को लेकर उठ रहा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। और उस पर चर्चा के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में स्थगन प्रस्ताव के नोटिस भी दिए गए हैं। एक बार फिर चर्चा की मांग की जा रही है। मणिपुर में अभी तक स्थिति शांत नहीं हुई है, अभी भी वहां अव्यवस्था बनी हुई है। आए दिन वहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने में करीब 2 साल लग गए। अमलेंदु जी, इसके पीछे क्या कारण है? एक तो बहुत बड़ा कारण यह है ही कि अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था 1-2 दिन के भीतर, और उस अविश्वास प्रस्ताव में उनकी हार सुनिश्चित थी, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के जो विधायक और मंत्री थे वो खुले तौर पर ऐलान कर चुके थे कि हम अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के पद से तो उनको जाना ही था। लेकिन अचानक ये इस्तीफा देना, हालांकि एक दिन पहले, इस्तीफा देने से पहले वो भी कुंभ स्नान कर आए थे, तो वहां उनको ये प्रेरणा मिल रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से प्रेरणा मिल रही है? और केंद्रीय नेतृत्व की इस प्रेरणा के पीछे टाइमिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए समीर जी, असल में टाइमिंग्स जो है वो एक साथ जो है वो नक्षत्र और सब जो थे वो एक ही कुंडली में आ गए। राहु केतु शनि सब जो है जी, वो ऐसा लगता है। वो कई कारण है असल में इसके पीछे, और सब एक साथ आ गए। एक तो ये कि जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आने वाली थी, उस अविश्वास प्रस्ताव के चलते एन बीरेन सिंह काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे जी, क्योंकि उनकी पार्टी के ही 7 विधायक खुलकर दिल्ली आकर और केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर कह चुके थे कि एन बीरेन सिंह को हटाओ, वरना हम कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर देंगे। तो एक दबाव तो अंदर से था कि अगर ये 7 विधायक जो है वो पहुंच गए और इन्होंने अगर अविश्वास प्रस्ताव में मत दे दिया सरकार के खिलाफ, तो ये बहुत बड़ी छीछा लेदर सिर्फ एन बीरेन सिंह की नहीं होती, नरेंद्र मोदी की भी होती जी, कि पार्टी के विधायकों ने ही पार्टी के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव में मत दे दिया और सरकार तो गिर ही जाती। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, उसमें एक सीडी दाखिल की गई है कि उसमें एन बीरेन सिंह ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि कुकी लोगों का नरसंहार करो, और उसके फॉरेंसिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि जांच इस देश में कैसी होती है ये भी सब पता है, लेकिन हो सकता है बहुत सी चीज़ें मैनेज ना हो पाती हों, और हो सकता है कि इसके बाद अगर कुछ जांच में गड़बड़ी हो जाती तो बाहर विदेश से जांच करा के बाद की बात भी हो सकती थी। जी, लेकिन उसमें क्लेम किया जा रहा है कि आवाज़ मुख्यमंत्री की ही है, एन बीरेन सिंह की है, और ये
भी कहा जा रहा है कि मैतेई लोगों को जो सरकारी के जो आर्मरी में रखे हैं हथियार वगैरह, उनको भी अगर वो ले जा रहे हैं, लूट रहे हैं, तो उनको लूटने दिया जाए। इस तरह की चीजें उस सीडी में दिखाई पड़ रही हैं। जी, इसी तरीके की सीडी में बातें हैं, और इसका अभी तक कोई खंडन जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं आया है जी। और सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई वो उसका खंडन नहीं किया। ये कहा गया कि इसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ तैरता रहता है, इस तरीके से कहा गया। लेकिन उसकी वो जांच के आदेश हो गए तो वो जांच में बहुत सी सारी चीजें सामने आ सकती हैं। जी। और जो दूसरा एक और बड़ा कारण है समीर जी, कि वो ये है कि नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं, और विदेश यात्रा से पहले इस्तीफा हुआ है। और विदेश यात्रा से पहले इस्तीफा जो है ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे नरेंद्र मोदी, ट्रंप से मुलाकात भी होगी। और आपको याद होगा कि जब ये घटनाएं चल रही थी, मणिपुर में हिंसा चल रही थी, वो जोरों पे थी, खबरें ये आई थी कि लगभग 250 से ज़्यादा चर्च जो हैं वो जला दिए गए। और इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय सब क्रिश्चियन संस्थाएं हैं, उन सबके जो थे वो इस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्तियां आई थी, और यूरोपीय यूनियन से लेकर और UN तक में तमाम जगहों पर इस पर चर्चा हुई, और निंदा प्रस्ताव तमाम देशों में पारित हुए। तो जब नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलते तो ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट भी है, लेकिन ट्रंप जो है वो क्रिश्चियन फर्स्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मोदी जी हिंदू फर्स्ट भले ही ना हो, क्योंकि कुंभ में जो है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है तो समझाता है हिंदू फर्स्ट नहीं है, लेकिन ट्रंप भी क्रिश्चियन फर्स्ट भी हैं। तो अब जाकर वहाँ होता तो हो सकता है कि ट्रंप मोदी जी से ही इस्तीफा मांग लेते कि आपने वहाँ 250 चर्च चलते रहे, कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप ही अपना इस्तीफा रख के चले जाइए और वहाँ जाकर फिर देखा जाएगा। तो बहुत सारे दबाव जो एक तरीके से दिखाई पड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसका ये नतीजा समझ में आ रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात कह रहे हैं अमलेंदु जी की विदेश यात्रा भी है, और जिस तरह से वहां पर चर्च जलाए गए थे, जो पिछले 2 साल से करीब वहां पर हिंसा लगातार जारी है, कई लोगों की जान भी गई है, उन सारे मुद्दों पर अब बाहर भी उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो उससे पहले ही ये कदम उठाया गया, ऐसा कहा जा रहा है, ये बातें भी खबरों में आ रही है। लेकिन एन बीरेन सिंह 2 साल से लगभग वहां पर हिंसा जिस तरह से हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, न सिर्फ वहां प्रदर्शन हो रहे थे, पूरे देश भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। संसद में चर्चा की, इतने सत्रों में मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव भी हो गए, संसद में प्रधानमंत्री से उस पर बात करने की, स्पष्टीकरण देने की मांग होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी मणिपुर का जिक्र नहीं किया। यहां तक कि कोई चुनाव प्रचार नहीं छोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमलेंदु जी, लेकिन मणिपुर में वो लोकसभा का चुनाव प्रचार करने नहीं गए। यानी मणिपुर को लेकर इस तरह की जो इग्नोरेंस दिखा रहे थे, वो उस पर सभी लोग हैरान थे, और प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोले, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया पिछले लोकसभा में, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं बोली, वहां जो कुछ हिंसा हो रही थी। इस चुप्पी को लेकर बहुत सवाल उठ रहे थे, लेकिन अचानक इस्तीफा देने से अब और भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2 साल, लगभग 2 साल बीतने पर ये सद्बुद्धि कैसे आ गई कि एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने वहां जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफी भी मांगी है। तो ये अचानक हृदय परिवर्तन को लेकर सुनते हैं, इस पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। चूंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार इसको लेकर मांग करते रहे, राहुल गांधी को भी सुनाएंगे, प्रियंका गांधी को सुन लेते हैं, उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर क्या कहा है। गांधी भी यही कह रही है कि करीब 2 साल से मणिपुर जल रहा है, उनको इस्तीफा तभी दे देना चाहिए था, 2 साल से ड्यू है इस्तीफा, लेकिन अब हो रहा है तो दिया है, तो कोई उन्होंने बड़ा काम नहीं किया है, उनको तो पहले ही दे देना चाहिए था, और उसकी मांग विपक्ष लगातार करता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसकी जो टाइमिंग है, और उस पर चर्चा अभी कर रहे हैं, और अचानक वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो बड़ा डर तो यही था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वैसे भी जानी है, लेकिन इसके अलावा भी कई दबाव हैं जिनकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। और एक बात और भी है अमलेंदु जी, अब पार्टी के सहयोगियों का भी, भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनका भी उस तरह से समर्थन नहीं मिल रहा होगा। समर्थन तो पहले भी नहीं मिल रहा था, लेकिन पहले की स्थिति अलग थी कि उस पर समर्थन मिले या ना मिले, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी किसी सहयोगी दलों के समर्थन की मोहताज नहीं थी, तो अपने हिसाब से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री काम किया करते थे। लेकिन अब उन पर अपने सहयोगी दलों का भी दबाव है और मणिपुर के हालात जिस तरह के हैं उसको देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड उसका समर्थन इस मुद्दे पर करते रहेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव अपनी जगह है, लेकिन ये जो घरेलू दबाव और जिससे प्रधानमंत्री की अपनी कुर्सी डावाडोल हो सकती है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, इसका संदेश समीर जी सीधे सीधे असल में नरेंद्र मोदी के लिए ही जाता है। वहां जी। सरकार गिरती है अविश्वास प्रस्ताव में। हाँ। तो यही जाता है कि 2 साल तक आपने जिस सरकार को मतलब जिस मुख्यमंत्री को आपने इस्तीफा नहीं देने मतलब उसका इस्तीफा नहीं दिया आपने, आज भी उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। हाँ, जी हाँ। बर्खास्त नहीं किया गया है, उनको गवर्नर ने बर्खास्त नहीं किया है, ऊपर से नहीं भेजा गया जी। है, इस्तीफा दिया है बाकायदा। आप देखिए वो किस तरीके से शान के साथ गए हैं, जाकर अपने फोटो खिंचाए एन बीरेन सिंह ने। हाँ। और ये हम लोग साइड में हम लोग विजुअल देख रहे हैं कि किस तरीके से जी। गए हैं, बिल्कुल जैसे कि कोई राजा महाराजा जो है वो जाता है उस तरीके से एन बीरेन सिंह गए हैं, जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। यानी उन्होंने ये बता दिया कि वो जब तक उन्होंने चाहा तब तक इस पद पर रहे। हाँ। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको किसी तरीके से हटा सकें। तो ये एक तरीके से कहा जाए नरेंद्र मोदी को भी चुनौती जो थी वो एन बीरेन सिंह ने दी और अपनी इच्छा से उन्होंने त्यागपत्र दिया। ये चीजें सामने समीर जी आ रही है। राहुल गांधी ने कल इसको लेकर समीर जी बहुत तगड़ा हमला बोला और कल रात में राहुल गांधी ने इस पर एक ट्वीट किया। जी। वो ट्वीट हम लोगों के पास है, वो दिखा भी सकते हो, और जो उसकी हिंदी है वो ट्वीट आप हिंदी में समीर जी आप बता भी सकते हैं अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है और राहुल गांधी ऐसे नेता है जो लगातार उस मुद्दे पर सवाल उठाते रहे हैं। कई बार उन्होंने मणिपुर का दौरा भी किया। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि करीब 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में हिंसा, जानमाल की हानि और भारत के विचार के विनाश के बावजूद उन्हें पद पर बने रहने दिया। सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि जनता का बढ़ता दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें जवाबदेह बना दिया है। लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना है। पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और अंत में सामान्य स्थिति वापस लाने की अपनी योजना के बारे में बताना चाहिए। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। यानी राहुल गांधी की एक मांग अभी भी है। एक मांग तो एक उनकी जो है वो कामयाब हुई आखिरकार, चाहे जिस भी मजबूरी में देना पड़ा हो इस्तीफा, लेकिन इस्तीफा तो हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाकर हालात का जायजा लें, एक ये भी बड़ी मांग है, लेकिन अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। अब हो सकता है आने वाले दिनों में वो मांग भी पूरी हो, लेकिन उस मांग को लेकर जो लोगों में भरोसा नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। पर फिलहाल एक जो दबाव था, विपक्ष का दबाव था और अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का भी दबाव था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था इस मामले में, इस वजह से एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया गया है? तो कई सवाल हैं और इसी को लेकर अब विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि ये जो काम 2 साल पहले कर लेना चाहिए था, 1.5 साल पहले कर लेना चाहिए था, वो अब किया गया है, तो आखिर क्यों किया गया है? कांग्रेस के सांसद हैं किरण कुमार चामला, उनको सुनते हैं। उनका भी यही कहना है कि जो काम इतने पहले करना चाहिए था वो काम, यानी एन बीरेन सिंह का इस्तीफा इतनी देर बाद, इतने दिनों बाद आखिर क्यों हुआ है? किरण कुमार चामला, उनको हम सुनते हैं। और एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर विपक्ष के तमाम नेता अब सवाल उठा रहे हैं कि इतनी देरी क्यों, और टाइमिंग को लेकर भी विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि अब इस्तीफा आखिर क्यों हो रहा है। तो है कि आपने पहले क्यों नहीं दिया? 2 साल से जो हालात हो गए हैं मणिपुर के, बहुत ही गंभीर हो गए हैं। विभाजनकारी स्थितियां वहां पर बनी रही और 2 समुदायों के बीच किस तरह से वहां हिंसा होती रही, लेकिन उस पर इस्तीफा नहीं दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। अब अचानक इस्तीफा दे रहे हैं। और शिवसेना की नेता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका भी यही कहना है कि जो काम लगभग 2 साल पहले होना चाहिए था वो अब किया जा रहा है। यानी एन बीरेन सिंह इतने दिनों बाद इस्तीफा दे रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों उनसे इस्तीफा लिया गया, या फिर वो स्वेच्छा से दे रहे हैं? ये डर था कि अविश्वास प्रस्ताव में उनकी सरकार गिर जाएगी, या फिर ये दबाव था? सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को। प्रतिक्रिया दे रही थी, लेकिन एन बीरेन सिंह के जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके इस्तीफे पर भी प्रतिक्रिया दी है, कई नेताओं ने दी है और शिवसेना के दूसरे सांसदों ने भी दी है।
और इसको लेकर संसद में चर्चा की भी मांग हो रही है। लेकिन अमलेंदु जी, जिस तरह से ये मणिपुर का मुद्दा, और अब इसका प्रभाव मुझे लगता है कि उत्तर पूर्व के दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा। और यही नहीं, अब ये भी हो रहा है कि भले ही किन्हीं तमाम चाहे जितने आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर, लेकिन न तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, न उनसे इस्तीफा मांगा जाता है, न उन्हें राजधर्म की सीख दी जाती है, जबकि पहले ये परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी में। अब वो भी नहीं है कि उनको राजधर्म ही सिखाया जाए, बल्कि जिन मुद्दों पर आलोचना होती है, केंद्रीय नेतृत्व भी उन मुद्दों पर अपनी सरकारों का समर्थन करता दिखाई पड़ता है, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे दूसरे राज्यों का हो। कई राज्यों में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, या फिर हाल ही में अभी जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ में जिस तरह की भगदड़ मची मौनी अमावस्या में, उस भगदड़ के बाद भी अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, तो क्या लग रहा है कि अब इस्तीफे लेने की शुरुआत हो गई है अमलेंदु जी, या फिर ये केवल मणिपुर तक ही सीमित रहेगा ये मामला? नहीं समीर जी, आगे भी बढ़ सकता है ये, चूंकि ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और कई राज्यों में गंभीर होता चला जा रहा है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकारों पर आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकारें फेल हो रही हैं, और नरेंद्र मोदी जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि कुंडली मार के बैठ गए हैं, किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये सब जो चलने लगा है, तो अब ये शुरुआत हुई है। हालांकि मणिपुर की परिस्थितियाँ दूसरी थी, और चूंकि वहाँ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था और सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आ गया था, उसमें जांच में फंस सकते थे एन बीरेन सिंह। कहा जा रहा है कि आवाज़ उनकी ही है, उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिवाद भी नहीं किया गया है, तो उसमें चपेट में आ सकते हैं जी। तो इसके मद्देनजर जो है वो वहाँ किया गया। लेकिन अब ये आंच जो है समीर जी, ये आएगी उत्तर प्रदेश में भी, चूंकि उत्तर प्रदेश में एक विधायक जो है खुद भारतीय जनता पार्टी के, वो बाकायदा सब्जी लेकर के सड़क पर बैठ गए, सब्जी की दुकान लगाकर, कि सब्जी वालों से पैसा उगाई जो है ऊपर तक जाती है, इस तरीके के आरोप लगाते हुए। और लगातार वो जो है बहुत आरोप लगाते रहते हैं। महाकुंभ में जो जिस तरीके से घटनाएं हुई, उसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार पर ही काफी आरोप लगा दिए। विपक्ष तो खैर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग ही रहा है, संसद में भी लगातार किया जा रहा है। आज ही संजय सिंह ने फिर जो है उस पर काम रोको प्रस्ताव दिया है, महाकुंभ में जो भगदड़ उसको लेकर। तो यानी विपक्ष तो लगातार मांग ही रहा है। तो ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को लगे कि इस समय एन बीरेन सिंह के बाद अब इससे बेहतर मौका नहीं आएगा कि जब योगी आदित्यनाथ को भी निपटाया जा सके जी। तो ये हो सकता है, यानी जो चर्चाएं हो रही कि अब ये शुरुआत हुई है और अगला निशाना अब दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, तो इसका मतलब उस निशाने पर क्या सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? हाँ, ऊपर इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि जो चर्चाएं, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन जो चर्चाएं होती हैं संजय जी, चूंकि इतनी बड़ी इस तरह की चर्चाएं जो बहुत गंभीर हुआ करती हैं, चर्चा ये है कि अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल नहीं बनती है, और दोनों एक दूसरे को जो है वो मतलब फूटी आँख भी नहीं सुहाते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अब जिस तरीके से अव्यवस्था कुंभ में हुई और लगातार छिपाया गया, 17 घंटे तक तो ये स्वीकार ही नहीं किया गया कि कोई जो है वो जान भी गई है जी। हाँ। और तमाम अफसर भी होते वो यही कहते हैं कि अफवाह है, और अफवाह ना फैलाए, अफवाह पे ध्यान ना दीजिए, जो अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। यानी जो लोग सवाल उठा रहे थे कि कुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई है और इतने लोगों की जानें चली गई हैं, तो उनको कहा जा रहा था कि कार्रवाई हो सकती है, ये अफवाह है। अब इस अफवाह की श्रेणी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं कि नहीं आते हमें नहीं मालूम, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने जो था वो सबसे पहले ट्वीट किया था, और जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की थी जी। जबकि राज्य सरकार ने नहीं कहा था। तो अब अफवाह फैलाने में अगर औरों पे कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर भी होनी चाहिए फिर इस तरीके की चीजें। तो लेकिन अब लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि ये शायद मौका सही है कि योगी आदित्यनाथ को निपटाया जा सकता है, चूंकि अब वाजिब कारण एक बताया जा सकता है। देखिए, हम तो जो है डबल इंजन की सरकार वाले हैं, और जो बात कही नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव जीतने के बाद कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहां सुशासन है, तो सुशासन बताने के लिए कि हमने देखिए कितना अच्छा सुशासन कायम किया, तो हमने योगी आदित्यनाथ का भी इस्तीफा ले लिया। तो हो सकता है कि यहाँ भी इसी तरह की चीजें हो। अब चूंकि चर्चाएं ये और इसलिए जोर पकड़ रही है कि इधर तो महाकुंभ चल रहा है और योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तराखंड में जो है अपने बच्चे खिला रहे हैं, अपने नाती पोतों के साथ खेल रहे हैं। तो अभी खैर अब सन्यासी हैं, तो अब नाती पोतों के साथ खेलने का तो समय तो बहुत दूसरा होता है समीर जी। सन्यासियों को तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर वो खेल रहे हैं तो फिर इसके राजनीतिक नेता तो निकाले जाएंगे जी। बिल्कुल, और इसको लेकर वास्तव में महाकुंभ को लेकर योगी सरकार जबरदस्त घिरी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस भगदड़ की
घटना के बाद, जिसमें न जाने कितने लोगों की जान गई, सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो मृतकों की संख्या छिपा रही है। पार्लियामेंट में रोज उस पर चर्चा की मांग हो रही है, स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन सरकार उसको ये कोशिश कर रही है कि लोग भूल जाए कि ऐसी कोई घटना भी हुई थी। पहले तो सीधे तौर पर नकार ही रही थी, लेकिन जब सारी चीजें सामने आ गई तो उसको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके उसको नकारने की कोशिश की जा रही है। पर संसद में बजट सत्र में पहले दिन से लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है और आज भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं। लेकिन उधर मणिपुर को लेकर, मणिपुर का भी हाल यही था। लगातार संसद के जितने सत्र हुए होंगे, कोई सत्र शायद ही ऐसा गया हो कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी उस पर चर्चा की मांग न की गई हो, लेकिन चर्चा की कोई मांग स्वीकार नहीं की गई। अब अचानक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ है। सुनते हैं शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत क्या कहते हैं एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर। लेकिन आपको यह बता दें कि ये चर्चाएं बहुत जोर पकड़ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी केंद्रीय नेतृत्व की निगाह में अब महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उस मुद्दे पर घिरे नजर आ रहे हैं। क्या है उस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं पहले अरविंद सावंत जो शिवसेना के सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर। और उसके बाद फिर महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची मौनी अमावस्या के दिन, उस पर भी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अगला निशाना वो हो सकते हैं। लेकिन उस भगदड़ से भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा लगता है कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि वहां जिस तरह अव्यवस्था फैली हुई है, वहां ट्रैफिक की स्थिति जो बहुत ही एकदम बिगड़ चुकी है, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मणिपुर को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं और संसद में भी चर्चा की मांग हो रही है। एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन करीब 2 साल बाद उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया जबकि लगातार इस बीच वहां हिंसा की खबरें आती रही, हिंसा रुकी नहीं। और अमलेश जी, कई मंत्रियों ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया था पिछले 2 साल से। मंत्रियों ने आवास नहीं छोड़ दिया, मंत्रियों के आवास जलाए गए। जी हाँ, बीजेपी के अध्यक्ष का घर जलाया गया। हाँ, इतनी तेज घटना, राजधानी में लोग इम्फाल में रह नहीं रहे। जी हाँ, और लगातार जब इस्तीफे की मांग की जाती रही, पूरा विपक्ष मांग करता रहा, तब इस्तीफा नहीं लिया गया। बिल्कुल 2 साल तक इस्तीफा नहीं लिया गया। राहुल गांधी 3 बार मणिपुर हुआ है, प्रधानमंत्री को 3 सेकंड की फुर्सत नहीं मिली। मणिपुर तो छोड़िए, बराबर का राज्य जो मेघालय था, उस पूरे चुनाव में मेघालय में प्रधानमंत्री 1 सेकंड के लिए नहीं पहुंचे जी। 70 सालों में पहली बार है कि किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी वहां चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। 70 सालों में पहली बार है ये भी जी कि मेघालय नहीं पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी। और अब आपने इस्तीफा ले लिया, तो जो सीपीआई-एम के सांसद हैं संतोष कुमार, उन्होंने यही सवाल किया है कि भाई आखिर ये बताइए कि आपने ये इस्तीफा अब क्यों लिया है। बताइए, आपने 2 साल जब नरक बना दिया पूरे राज्य को, पूरा विपक्ष मांग करता रहा कि आप इसका इस्तीफा लीजिए, तब आपने इस्तीफा नहीं लिया। आज इनको इस्तीफा क्यों लिया गया है, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे कारण क्या है, ये बताइए। जी, सुन लेते हैं संतोष कुमार क्या कह रहे हैं। सीपीआई के सांसद हैं, एन वीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर अब क्यों इस्तीफा हो रहा है और अब तक क्यों नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है ये तो ठीक है कि उनको देना था ही, लेकिन अब तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। सुन लेते हैं संतोष कुमार जो सीपीआई के सांसद हैं। कह रहे हैं कि 2 साल तक मणिपुर जलता रहा लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया और ना ही उनसे इस्तीफा लिया गया। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा उस मुद्दे पर, अब अचानक इस्तीफा लिया जा रहा है। तो इस इस्तीफे पर, इस टाइमिंग पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस पर भी चर्चा से करने की मांग हो रही है संसद में। लेकिन संसद में इस समय जो चर्चा की मांग सबसे ज्यादा हो रही है वो है प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ है, उस हादसे में बड़ी संख्या में लोगों के जान जाने की खबरें हैं। लेकिन सरकार पर आरोप लग रहा है कि मृतकों के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मांग की है कि उस पर सरकार चर्चा कराए और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे, संसद में दिया जाए, स्पष्टीकरण दिया जाए कि वो घटना क्या हुई। और इसको लेकर अब एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दायर की गई है कि उस पूरी घटना में और पोस्टमार्टम कितने लोगों का हुआ, यानी सारी जानकारी दी जानी चाहिए। तो अब कोर्ट में भी ये मामला है और संसद में भी उस पर चर्चा की मांग हो रही है। लेकिन प्रयागराज में की स्थिति इस समय जबरदस्त बिगड़ गई है। वहां पर जो बदइंतजामी है वो दिखाई पड़ रही है। पूरा शहर लॉक हो गया है। शहर में आने के जितने रास्ते हैं वहां पर कई किलोमीटर तक की लाइनें लगी हैं। कुछ विजुअल्स अगर हमारे पास होंगे जरूर दिखाएंगे। लेकिन इस दौरान बड़ी बात यह है, गंभीर बात यह है
कि वहां कैसे वीआईपी स्नान अभी तक नहीं रुके हुए हैं। ये हम तस्वीर अब से कुछ देर पहले की देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची हैं, उसके पहले कल जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे। यानी लगातार जो वीआईपीज हैं उनके आने जाने का सिलसिला जारी है और प्रयागराज के लोग या दूसरे राज्यों से तमाम जगहों से जो वहां पहुंच रहे लोग हैं वो प्रयागराज की सीमाओं पर 20-20 घंटे 25-25 घंटे अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं और वहां भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। ये स्थिति वहां जाम की है, उसकी चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन अब तक वहां ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाया है। तो ये जो विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट भी लिखा है और लिख रहे हैं जाम का उन्होंने जो ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ी हुई है उसको लेकर वो कहते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में घंटों से कैद हैं। दैनिक जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई साधन नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ सकती है। लंबा ट्वीट उन्होंने किया है, लेकिन एक ये भी महत्वपूर्ण तस्वीर है जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दिखाई पड़ रही है। और अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि सुनने में आया है कि अब भाजपाई श्रद्धालुओं पर ही ये आरोप लगा रहे हैं कि जब पता है कि हर तरफ बदइंतजामी फैल गई है तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। कोई प्रदेश में हादसों में के मारे गए लोगों को अपने हाल पर छोड़कर अपने दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है, कोई विदेश चला जा रहा है। श्रद्धालुओं का पुरसा हाल कोई है क्या? ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस मुद्दे पर जो वहां जाम में फंसे हैं। जाहिर सी बात है अमलेंदु जी कि 15-15 20-20 घंटे अगर लोग जाम में फंसे हैं, रास्तों में फंसे हुए हैं, तो फिर वहां की स्थिति क्या होगी। हर जगह तमाम सुविधाएं नहीं है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वीआईपीज का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है। तो जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे साफ पता लगता है कि कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी है और कई राज्यों में तो ये कहा जा रहा है, घोषणा की जा रही है वहां का प्रशासन कि आप लोग प्रयागराज मत जाइए, कुंभ मत जाइए, वहां पर बाद में स्नान कर लीजिएगा, गंगा यमुना नदियां संगम कहीं चला नहीं जाएगा। इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह की घोषणाएं हो रही समीर जी। और एक वो जो मध्य प्रदेश का कटनी है, हाँ, वहाँ के डीएसपी जो है उनका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने भी उस वीडियो को ट्वीट किया। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई आगे जो 300 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है और आप यहीं से वापस लौट जाइए, बाद में चले जाइएगा, बहुत खराब स्थिति है। और जो वीडियोस तमाम वायरल हो रहे हैं उसमें से कुछ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किए हैं समीर जी। और उन वीडियो में देखा जा रहा है कि 35-35 40-40 घंटे से लोग जाम में फंसे हुए हैं। और अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट में लिखा भी है कि महिलाओं के लिए भी जो है कहीं जो निवृत्त होने की है स्थिति वो नहीं है जी। और जो और खबरें आ रही हैं वो और बहुत ज्यादा चिंताजनक है समीर जी। महिला पत्रकारों के साथ पुलिस ने जिस तरीके का मतलब एक तरीके से कहा जाए कि यौन अत्याचार किया है, वो खबरें जो आ रही हैं वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी करने वाली हैं और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं लगातार, तमाम उस पर चलना शुरू हो गई हैं खबरें। यानी कि जो मीडिया मैनेजमेंट 7,000 करोड़ रुपया खर्च करने पे था, अब उसका तिलिस्म टूट रहा है। तो क्या मणिपुर का अंजाम जो हुआ है मणिपुर में वो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है? ये संकेत शायद मिलना शुरू हो गए हैं क्योंकि मीडिया जो है वो उत्तर प्रदेश की भी खामियां जो है बताने लग गया है। तो बहुत सारे सवाल अब उठना शुरू हो गए समीर जी। और ये महाकुंभ की व्यवस्था काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो एक तरीके से मणिपुर से लेकर महाकुंभ दोनों का माँ जो है मोदी जी को काफी परेशान करने वाला है। हालांकि मोदी जी जो है अब उड़ लिए हैं विदेश यात्रा पर, वो अपनी विदेश यात्रा पर निकल जी। मोदी जी विदेश यात्रा पर उड़ लिए हैं और मुख्यमंत्री भी जो अपने निजी समारोह में जा रहे हैं। हालांकि वो लगातार कुंभ भी आ रहे हैं, लेकिन योगी जी तो कुंभ हेलीकॉप्टर से चले आ रहे हैं, उनको क्या नहीं पता लग रहा होगा। लेकिन हेलीकॉप्टर से भी जो दृश्य है प्रयागराज के, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है, चारों तरफ उसके आने के जो रास्ते हैं
और 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ शहर है एक तरफ वहाँ। तो इन चारों ही रास्तों पे, सभी रास्तों पर जिस तरह से जाम लगा हुआ है, जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, और केवल मुख्य रास्ते ही नहीं अमलेंदु जी, वहाँ पर कई लोग ये है दूसरे रास्ते भी ढूंढ रहे हैं जो कुछ गांव से होकर। तो वहाँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। 14 फरवरी तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शहर के लोग नहीं निकल पा रहे हैं अपने घरों से, ये स्थिति वहां पर हो गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन सारी चीजों के लिए, इस पूरी व्यवस्था के लिए, इस बदइंतजामी के लिए जिम्मेदार कौन है? और यही बात अखिलेश यादव ने भी कही है कि जिम्मेदार लोग तो कोई विदेश चला गया है और कोई अपने घरेलू कार्यक्रमों में व्यस्त है, या फिर वो वहीं संगम घाट पर नोज पर आकर पूजा पाठ और आरती कर रहा है। जो हम दृश्य यहाँ पर देख रहे हैं, ये आज का ही दृश्य है, कुछ देर पहले का ये दृश्य है। और कुछ और भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो प्रयागराज के जो जाम है, वहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति है। हजारों नहीं लाखों गाड़ियां अलग अलग रास्तों पर फंसी हुई हैं, और वो एक दो घंटे नहीं, 20-20, 25-25 घंटे से फंसी हुई है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो लोग स्नान कर भी लिए हैं 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, वो वहां पर फंसे हुए हैं क्योंकि उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वही नहीं फंसे हुए समीर जी, जो ईंधन लेकर टैंकर्स जा रहे हैं वो फंसे हुए हैं और ईंधन खत्म हो रहा है जी। यानी जो गाड़ियां फंस गई हैं, अगर उनका डीजल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, तो धक्का देके ही ले जाना पड़ेगा। नहीं मिल रहा जी, ये परिस्थिति हो गई है। और अखिलेश यादव ने एक और वीडियो जो है अभी तो तड़के जो ट्वीट किया है, वो वीडियो से साफ दिखाया जा सकता है। जिस तरीके से रोशनी देख रही है, इसका मतलब वो भोर का है। ये हमारे अब स्क्रीन पर हमें दिखाई पड़ रहा है। इसको चाहे कि फुल स्क्रीन पर इसको देखें। और अखिलेश यादव उस पर लिख रहे हैं, इस वीडियो को ट्वीट करके वो लिख रहे हैं कि पैसा 100 करोड़ का खा गए और व्यवस्था 40 करोड़ की भी नहीं की। चंदे के रूप में रंगदारी वसूलने वाली भाजपा ने आस्था को लूट, भ्रष्टाचार का अवसर बना दिया। इस महाकुंभ में जो अव्यवस्था देशवासियों ने झेली, उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ये इस तरह की जो लाइनें हैं, इसमें ट्रक्स हैं, कारें हैं, बाइक्स हैं, और कई किलोमीटर तक ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है, ये एक रास्ते पर नहीं, ये प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों का ये हाल है। न केवल हाईवेज का, मुख्य सड़कों का, बल्कि वहां जाने के लिए जो छोटे मोटे रास्ते भी हैं और आसपास के गांवों तक में, कस्बों तक में हालात ये हो गए हैं। इलाहाबाद शहर की सड़कें पूरी तरह से पैदल यात्रियों से भरी हुई हैं और गाड़ियों से भरी हुई है, पूरे ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर जब पता था कि ये ऐसा होगा, लोग आएंगे, आपने बुलाया लोगों को, और व्यवस्था क्या की है, इंतजाम आपने क्या किए हैं, वो दिख रहा है। आपको याद होगा अमलेंदु जी, जब मौनी अमावस्या के समय भगदड़ हुई थी, उसके बाद ही बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं था कि उनके रहने खाने का क्या प्रबंध होगा। तब आम लोगों ने, शहर के लोगों ने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय तक में लोगों के रहने और उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया। वही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन सी व्यवस्था थी जिसमें हजारों करोड़ रुपए का बजट खर्च कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये सवाल तो आप उठेंगे और निश्चित तौर पर उठ भी रहे कि भाई इतना अब खर्च आपने किया गया और इतनी अव्यवस्था जब वहाँ फैली हुई है, तो आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है और ये पैसा गया कहाँ, आखिर वो किस काम पे खर्च किया गया था। अगर इतनी व्यवस्था फैल रही है, 7,000 करोड़ में भी अगर आप ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या व्यवस्था, क्या सारा वीआईपी मूवमेंट पे ही खर्च कर दिया गया? और जब वीआईपी पास रद्द कर दिए गए थे, तो राष्ट्रपति का दौरा कैसे हो रहा है, किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का हो रहा है, किस तरीके से उपराष्ट्रपति का दौरा हो रहा है, ये सब भी उसी में हो रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है लगातार, और सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है संसद में भी। तो ये अब समझ में आ रहा है समीर जी। तो अब जो दबाव बनना शुरू हुआ है मणिपुर का, उसको लेकर अभी समझा जा रहा है कि ये दबाव जो है वो मणिपुर का दबाव अब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के मसले को लेकर भी नजर आ सकता है। और मणिपुर में जो चीजें हुई हैं उनकी अब कहा जाए कि दोहराव जो है वो उत्तर प्रदेश में हो सकता है, चूंकि दबाव बनना शुरू हो गया है। अच्छा, इस मुद्दे पर जो वहां पर ट्रैफिक का सिस्टम है, ना तो मुख्यमंत्री का कोई इस पर जब बयान आता है, ट्वीट आता है। हाँ, जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है वहां से हर घंटे ये अपडेट जरूर आता है कि कितने लोगों ने स्नान कर लिया, कितने लोग कई दिनों से वहां फंसे हुए, उस पर कोई ट्वीट नहीं आता है। और न ही प्रधानमंत्री का उस पर कोई ट्वीट आता है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, लेकिन उस चर्चा से पहले कोई ये नहीं उन्होंने इस
समस्या पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया या संवेदना जताई कि लाखों की संख्या में वहां लोग अगर फंसे हुए हैं तो वो भी किसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनके प्रति भी उनकी कोई अपनी संवेदना है या जिम्मेदारी है? हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये अभी तक जो है नहीं कह रहा कि इस पे क्या होना चाहिए और जिम्मेदारी क्या, मतलब अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कहा कि इतनी असंवेदनशील सरकार जो है वो नहीं देखी गई है जी। और तमाम विपक्ष का यही आरोप है। प्रमोद तिवारी ने भी यही कहा था जी, प्रमोद तिवारी ने भी कहा है, कई नेताओं ने, मनोज झा ने कहा है, और इस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भगदड़ में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उस पर चर्चा की मांग तो हो ही रही है, लेकिन चर्चा की मांग इस पर भी हो रही है कि वहां पर जो अव्यवस्था फैली है और हजारों करोड़ रुपए का बजट किस मद में खर्च किया गया है वो सब बताया जाए, उस पर चर्चा हो और उस पर सरकार से जवाब मांगा जाए। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कुंभ क्षेत्र की जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली हैं। कभी इस तरह का इतना लंबा जाम कहीं पे हमको नहीं लगता, मतलब हमने तो अपने लाइफ में इस तरह का कभी नहीं देखा है। और जो लोग भी लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह कहीं नहीं देखा कि एक शहर पूरी तरीके से लॉक हो गया हो, बाहर से उसके आने के सारे रास्ते बंद हो गए हों और वहां पहुंचने के लिए 20-20, 25-25 घंटे लग जा रहे हैं। ये बिल्कुल समीर जी, यही स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। और एक तरह से देखा जाए जो डबल इंजन की सरकारें कही जा रही थी, वो डबल इंजन की सरकारें सब जगह फेल होती हुई नजर आ रही हैं और हर मोर्चे पर फेल होती नजर आ रही हैं। ये महाकुंभ का नज़ारा जो दिखाई पड़ रहा है उससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी अब ये अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाया कि भाई जब आपने निमंत्रण दिया था कि 100 करोड़ लोग आएंगे और आपने 100 करोड़ की तैयारी की है तो लोग तो जाएंगे, अब आपका इंतजाम कहाँ है? सवाल तो आपके ऊपर है ना, सरकार के ऊपर। फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा मैंने तो कहा ही नहीं था ऐसा, फिर वो उनका वीडियो ऐसा वायरल होने लगा कि उन्होंने किया है। इधर मणिपुर को लेकर के भी समीर जी काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मनोज झा जो हैं राज्यसभा के सदस्य, आरजेडी की, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है और सुप्रिया श्रीनेत की भी प्रतिक्रिया आई है तो हम लोग उसको भी सुन सकते हैं मणिपुर को। तो सुनते हैं मनोज झा को कि मणिपुर को लेकर उन्होंने क्या कहा है। लेकिन प्रयागराज को लेकर चर्चा की मांग हो रही है, स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, चर्चा की मांग स्वीकार होती है या नहीं होती हम जरूर बताएंगे। सुन लेते हैं मनोज झा ने क्या कहा है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर। ये हमारी मांग से बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, टाइमिंग को लेकर कि 2 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन एन बीरेन सिंह, इस एक विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचा होगा जिसने उनकी भूमिका पर सवाल नहीं उठाए, उनसे इस्तीफे की मांग न की हो। संसद कई दिनों तक बाधित रही इसी मुद्दे पर, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर, प्रधानमंत्री के बयान देने की मांग को लेकर, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। अब अचानक एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं इस मुद्दे पर, उनको भी सुनते हैं। मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है, ये मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था जो वो शर्तियां हार जाते, क्योंकि हम ही नहीं उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेन सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेन सिंह की, जिसमें वो दंभ भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत यह इस्तीफा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 साल से लगभग जलते हुए मणिपुर के लिए जितने जिम्मेदार बीरेन सिंह हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। बीजेपी के तमाम विधायकों ने मणिपुर से बीरेन सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत करी, लेकिन आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न जेपी नड्डा जी ने कुछ किया, न शाह जी ने किया, न मोदी जी ने किया। असलियत यह है कि 2 साल से जलते हुए मणिपुर को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। असलियत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास दुनिया के हर देश में घूमने का वक्त है सिवाय मणिपुर जाने का। वो अमेरिका और फ्रांस जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाना तो छोड़िए, वहां के सर्वदलीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करना भी ठीक नहीं समझा, अपने खुद के विधायकों तक से नहीं मिले। उस मणिपुर में जहां पर
मणिपुर की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जहां तमाम लोग मृत हो गए, जहां 60,000 से ज्यादा विस्थापित है, 50,000 से ज्यादा अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, जहां पर बच्चों का बचपन छिन गया, जहां पर महिलाओं के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप गई, इस सबके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और मजबूरी में ही दिया हुआ इस्तीफा यह साबित करता है कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, भाजपा के समर्थक और भाजपा का समर्थक मीडिया जो चंगा सी होने का दावा कर रहा था, सब चंगा तो नहीं है मणिपुर में। लेकिन मोदी जी, एक आपको छोटी सी सलाह है, किसी से नहीं, राहुल गांधी जी से सीखिए। 3 बार हुआ है वो मणिपुर, लोगों के आंसू पोंछे, उनको ढांढस बंधाया, उनको गले लगाया, उनको विश्वास जताया। और एक आप हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़कर बाकी हर चीज करने का आपके पास वक्त है। इस तरह से सुप्रिया श्रीनेत, और वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सामान्य स्थिति में इस्तीफा दिया है एन बीरेन सिंह ने, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जिस तरह से घेर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, और स्वाभाविक है क्योंकि इतने लंबे समय तक मणिपुर में हिंसा जारी रही, लगातार जारी है, अभी भी आए दिन वहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन एक शब्द, और पार्लियामेंट में इस पर चर्चा की मांग होती रही, लगातार होती रही, लेकिन एक शब्द उस पर कभी बयान नहीं आया और प्रधानमंत्री खामोश रहे। चुनाव में प्रचार तक के लिए नहीं गए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री होंगे अमलेंदु जी जिन्होंने शायद ही कोई प्रचार, कहीं भी चुनाव का प्रचार छोड़ा हो। बावजूद इसके वो मणिपुर नहीं गए। इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री भी घिरे हुए हैं, और अब इस्तीफे के बाद एक बार फिर एन वीरेन सिंह और प्रधानमंत्री घिरे नजर आ रहे हैं विपक्ष के सवालों के आगे। बिल्कुल सभी जी, विपक्ष के सवालों के आगे घिरे नजर आ रहे हैं एन बीरेन सिंह और काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो एकदम से चल भी दिए हैं। और इधर अखिलेश यादव ने एक और नया ट्वीट जो है वो कर दिया है, और उन्होंने जो संगम की व्यवस्था जो है उसको लेकर फिर जो है सवाल उठाए हैं, और एक छोटा सा वीडियो जो है अखिलेश यादव ने वो ट्वीट किया है। हमारी टीम के पास शायद हो सकता है वो हो तो उसको दिखा भी सकते हैं, और वो जो है वो क्या लिख रहे हैं आप बताएंगे तो मुझे। जी बिल्कुल, संगम के वीडियो, संगम के आसपास के इलाकों के वीडियोस, न केवल वहां पर जो एक बदइंतजामी है, वहां पर लोगों की को दिक्कतें हो रही हैं, शहर के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बल्कि जो गंदगी और जिस सफाई की का दम भर रही थी सरकार और वहाँ का प्रशासन, वो सारी चीज़ें जो थी वो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर स्थिति है। तो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, जो वीडियो, उसको हम देखते हैं, और उन्होंने जो लिखा है उसको भी आपको सुनाते हैं, बताते हैं। लेकिन संगम में, प्रयागराज कुंभ में जिस तरह से बद इंतजामी दिख रही है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, वहां पर लोगों को आसपास के इलाकों में जाने के लिए घंटों समय लग रहा है, उसको लेकर लोग परेशान हैं। लेकिन सरकारें चुप है, सरकार के जिम्मेदार लोग चुप हैं, खामोश है। खामोश इसलिए भी है कि अब जब समय आया, उसके पहले कुछ नहीं किए हैं, तो अब कर क्या लेंगे? अब इतनी भीड़ को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? पहले तो कार्ड लेकर सरकार के सारे मंत्री इनविटेशन देने जा रहे थे लोगों को, और अब कहा जा रहा है कि लोग ना आए वहां पर। हालांकि वीआईपीज जिनको इनविटेशन दिया गया है उनको नहीं मना किया जा रहा है कि आप ना आइए। प्रधानमंत्री भी गए, भगदड़ के बाद गए प्रधानमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति भी आज गई, राज्यपाल गए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आम आदमी घंटों वहां जाम से जूझ रहा है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि संगम के मुख्य नहान स्थान पर हर तरफ फैली अपरंपार गंदगी की सफाई का इंतजाम तुरंत किया जाए। ये गंदगी स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों तरह से बहुत हानिकारक है। इससे महाकुंभ की पवित्र पावन छवि भी दूषित और धूमिल हो रही है। देखते हैं उनके वीडियो को हम चाहेंगे स्क्रीन पर लाएं हमारे साथी, और उसको देखें कि जो वीडियो भेजा है उसको एक बार पूरी स्क्रीन पर हम देखेंगे कि वहाँ आसपास संगम के जहाँ पर स्नान होता है, मुख्य घाट जिसको संगम नोज कहते हैं, वहाँ किस तरह की गंदगी और अव्यवस्था दिखाई पड़ रही है, उस पर भी सवाल उठाए हैं। और ये पूछ रहे हैं कि आखिर जो इंतजाम किए गए, हजारों करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए गए हैं, वो किस लिए खर्च किए गए, उसका हिसाब दिया जाए। और अमलेंदु जी, अभी सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, तो पिछले कुंभ में जो कि अर्ध कुंभ था, जिसको योगी सरकार ने कुंभ कर दिया था उसका नाम बदलकर, उस कुंभ में
जो एक पैसे के घालमेल की तमाम शिकायतें आई हुई है, इस महाकुंभ में भी ये जो एक फाइनेंशियल फ्रॉड है, ये एक बड़ा मुद्दा बनकर आएगा जब बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगेंगी। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आएगा कि किस तरीके से पैसे का बंदरबाट हुआ। और जो कहा था अखिलेश यादव ने समीर जी की ये जो है हिंदू विरोधी सरकार है जी, ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि अगर महाकुंभ जैसे इस व्यवस्था में भी अगर हेरा फेरी हो रही है और 7,000 करोड़ रुपया किन चीज़ों में खर्च हो रहा है, अगर इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, हाँ। और 7,000 करोड़ खर्च करने के बाद अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं कुंभ में हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और ऊपर वाला भी दंडित करेगा। ऐसा नहीं है कि वो दंडित नहीं करे इसको, जो धर्म के साथ जो है धर्म की हानि की जा रही है इस तरीके से। लेकिन इसके साथ साथ समीर जी, भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर घिरी हुई है, कई मोर्चों पर घिरी हुई है। जनगणना नहीं कराई जा रही है, ये तो समझ में आ रहा है कि जनगणना नहीं कराई जा रही है, चूंकि जातिगत जनगणना का मसला राहुल गांधी उठा रहे हो, जातिगत जनगणना करानी पड़ जाएगी। लेकिन जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है और बजट में जनगणना के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसको लेकर आज जो कांग्रेस की चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने आज राज्यसभा में मसला उठाया कि जनगणना तुरंत कराई जाए। और क्यों कराई जाए? इसलिए कराई जाए क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत लोगों को अनाज लेने का अधिकार है, उनको मतलब मिले, उनको जो सुविधाएं हैं उसको ताकि मिले। एक बार सुनते हैं क्या कहा है राज्यसभा में कांग्रेस की नेता पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। Thank you for giving me this opportunity to speak. The National Food Security Act, NFSA, introduced by the UK government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role in protecting millions of vulnerable. Honorable Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak. The National Food Security Act, NFSA, introduced by the UPA government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role in protecting millions of vulnerable households from starvation, particularly during the COVID-19 crisis. It is this act that provided the basis for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Under the NFSA, 75% of the rural population and 50% of the urban population are entitled to receive subsidized food grains. However, the quota for the beneficiaries is still determined based on the 2011 census, which is now well over a decade old. For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. Originally scheduled for 2021, there is still no clarity on when the census will be conducted. The budget allocations reveal that the updated census is unlikely to be conducted this year as well. Around 14 crore eligible Indians are thus being deprived of their rightful benefits under the NFSA. It is imperative, sir, that the government prioritizes the completion of the census as soon as possible and ensures that all deserving individuals receive the benefits guaranteed to them under the NFSA. Food security is not a privilege. It is a fundamental right. Thank you. राइट है और उसको मिलना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जनगणना हो, सेंसस हो। जाति जनगणना का सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर तैयार नहीं हो रही है। वो एक बड़ा मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रहती है। उस मुद्दे को अब सोनिया गांधी ने भी उठाया है राज्यसभा में। जिस तरह से ये बयान उन्होंने दिया है फूड सिक्योरिटी को लेकर, जनगणना को लेकर जो सवाल उठाए हैं,
क्या अमलेंदु जी ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार पर दबाव बन रहा है, दबाव बनने की वजह से वो इन पर कुछ आगे बढ़ेगी, या फिर जिस तरह से उसकी कार्यशैली पिछले 10 साल में रही है वो उसी तरह की बनी रहेगी? हालांकि बहुत सारे बदलाव तो हम देख रहे हैं, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा भी उसी कड़ी में दिख रहा है, और अब ये जो चर्चाएं हो रही हैं कि महाकुंभ में हुई भगदड़ और अव्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कार्रवाई होने वाली है, इन सब चीजों से क्या देखा जाए कि क्या 240 सीटों का इम्पैक्ट इस अब आगे और भी दिखाई पड़ेगा? हाँ बिल्कुल समीर जी, 240 सीटों का इम्पैक्ट काफ़ी कुछ दिखाई पड़ सकता है आगे भी, और बहुत से मसलों पर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि जिस तरीके से हरियाणा जीत लिया और महाराष्ट्र जीत लिया और अब दिल्ली जीत लिया, तो इसके बाद थोड़ा सा मनोबल जो था वो बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का। वो 240 का दबाव थोड़ा कम होता है वो दिखाई पड़ता है, लेकिन ये कब तक रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि दबाव जो है दूसरे अब जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से भी आना शुरू हो गए हैं। और मणिपुर तो एक तरीके से कहा जाए समीर जी, दबाव जब काफ़ी ज़्यादा हो गया तभी इस्तीफा लेना पड़ा है। परिस्थितियाँ ये हो गई कि एन बीरेन सिंह की वहाँ से रुखसती हो ही जाती, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हो जाती, और ये एक तरीके से कहा जाए पूरी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से भद्द पिटती कि अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ पास हो गया। 70 सालों में ये पहली बार होता समीर जी कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी की कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव में गिर जाती, और जबकि बहुमत है, जी हाँ, जबकि बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, वो गिर जाती। तो ये जो है वो 70 सालों में ये रिकॉर्ड ना बनने पाए कि 70 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुमत वाली सरकार विश्वास प्रस्ताव में गिर गई, इसको टालने के लिए ये रिकॉर्ड ना बनने पाए, इसलिए एन बीरेन सिंह का त्यागपत्र लिया गया। जी, तो एन बीरेन सिंह का त्यागपत्र लिया गया, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि सरकार जानी ही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस्तीफा ही दे दिया जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की दिल्ली बैठकें हो रही थी, यात्राएं हो रही थी, इस बीच में कुंभ की यात्रा भी हुई, एन बीरेन सिंह कुंभ स्नान कर आए और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तो क्या उनके ऊपर ये दबाव था कि अब वो इस्तीफा दे ही दे, बजाय इसका इंतजार करें कि वो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और सरकार चली जाए? लेकिन अब उनके इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से अब विधानसभा को भी सस्पेंड किया गया है, तो अब वहां पर चर्चा इस मुद्दे पर हो ही नहीं सकती है। चर्चा विधानसभा की स्थिति भी बहुत एक अजीबोगरीब हो गई थी। वहां पर सत्र में विधायक नहीं जा रहे थे, डर के मारे नहीं जा रहे थे, राजधानी में मंत्री तक अपने घरों में नहीं रह रहे थे। इस तरह के हालात बनने के बावजूद एन बीरेन सिंह का इस्तीफा अब तक नहीं लिया गया, और ये करीब पौने 2 साल से, लगभग 2 साल से ये स्थितियां वहां पर लगातार चल रही हैं। हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। हजारों लोग अभी भी वहां पर जो राहत शिविर है वहां रहने को मजबूर है। वहां के हालात किस तरह के हैं? राहुल गांधी कई बार यात्राएं उन्होंने की, राहत शिविरों में जाकर वहां के लोगों से उनकी वो जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं उसको देखा उन्होंने, और वहां मदद की पेशकश की। प्रधानमंत्री से भी अपील की कि एक बार वहां जाकर वो देखें कि किन स्थितियों में लोग रह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां एक भी बार नहीं गए। इन सारे मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री भी घिरे हुए हैं और उनके भी इस्तीफे की मांग हो रही है। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की मांग हो रही है, और इस मुद्दे पर चूंकि संरक्षण जो थे वो एन बीरेन सिंह को नरेंद्र मोदी ही दे रहे थे जी, वरना अमित शाह तो कब का हटा देते। अगर नरेंद्र मोदी संरक्षण नहीं दे रहे होते, अमित शाह तो अच्छे आदमी, अच्छे गृह मंत्री हैं, तो वो तुरंत हटा देते ऐसे नाकारा मुख्यमंत्री को। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जो थे संरक्षण दे रहे थे, इसलिए अमित शाह जो थे वो नहीं हटा पाए एन बीरेन सिंह को। प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं समीर जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, और वो आप चाहे तो अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि उनका क्या कहना है इस मसले को लेकर। जी बिल्कुल, प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने याचिका भी दायर की और कई मुद्दों पर वो काफी सक्रिय रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने लिखा है कि मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह को मोदी शाह ने 20 महीने तक सीएम बने रहने दिया, जबकि यह स्पष्ट हो चुका था कि मणिपुर में जातीय नरसंहार के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि उनके स्टिंग टेप में मैतेई गिरोह को हथियार देने की बात कही गई थी जो असली थी, और अब उनका समय आ गया है। कांग्रेस द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव में आज उन्हें वोट देकर
बाहर कर दिया गया होता। वही बात है कि बाहर तो वो हो ही गए होते, लेकिन बुरी तरीके से फंसे हुए हैं षड्यंत्र करने के मामले में भी। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में एक समुदाय के लोगों को भड़का रहा है, कह रहा है कि आप आक्रामक होइए अपने ही राज्य के एक दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ। तो ये इस बात के सबूत जिस तरह से प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि वो स्पष्ट हो गई है। हालांकि उस वीडियो की, उस ऑडियो की पहचान के लिए उसको फोरेंसिक भेजा गया है कि उसकी पहचान हो कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर भी बुरी तरह से गिरे हुए हैं एन बीरेन सिंह। और ये अगर सामने आता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से राज्य प्रायोजित और मुख्यमंत्री प्रायोजित वो हिंसा हो रही थी, जिसमें कुकी समुदाय जो वहाँ का है, आदिवासी समुदाय है, वो किस तरह से प्रभावित हुआ है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और देखिए इसका जिस तरह इशारा किया है प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें उनकी आवाज़ जो है बताई जा रही है कि उन्हीं की आवाज़ है, वो फॉरेंसिक उससे मिल जाएगी जी। यानी ये कितना बड़ा होता कि जब वो जांच की रिपोर्ट आती है उसमें होता तो ये पूरी दुनिया में जाता है ये संदेश। हाँ। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है जब वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और ट्रंप से मिलेंगे तो उससे पहले भी ये इस्तीफा इसीलिए लिया गया है, वरना तो अविश्वास प्रस्ताव तो ठीक है सामना कर लेते अविश्वास प्रस्ताव से, विधायकों को पहुंचने ही नहीं देते वहां तक। भाई मालूम है ना कौन विधायक के खिलाफ बोल देगा, वही अविश्वास प्रस्ताव का फैसला तो सदन के फ्लोर पे होगा ना, विधायक जब सदन तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो कहां से वोट देगा। हाँ, लेकिन एक बात और है अमलेंदु जी, वहां जो सदन के फ्लोर को तय करने वाले स्पीकर हैं वो भी इस मामले में सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रहे थे। तो कोई नहीं, डिप्टी स्पीकर कर लेते जी। मतलब वो तो सारे इंतजाम कर सकती थी ये सरकार। ये तो बड़े चाणक्य है ना इनके सब, ये सारे इंतजाम कर सकते थे। लेकिन असली मुसीबत जो थी वो ट्रंप चचा की है कि वो कहेंगे कि मोदी जी इस्तीफा दो, तुमने मणिपुर में क्या करवाया, तुम्हारा मुख्यमंत्री ये करवा रहा था, चर्च जलवा रहा था, इस तरीके कर रहा था और तुमने उसको संरक्षण दिया चूंकि ये आरोप तुम्हारे यहाँ के लोग ही लगा रहे हैं। तो इसलिए जो है पहले ये इंतजाम किया गया ताकि मोदी जी के सामने जो है मणिपुर का जो है माँ जो है वो ट्रंप ना बोल दे। जी बिल्कुल, तो ये बहुत सारे दबाव थे वहाँ पर, स्थानीय दबाव थे, अपनी पार्टी के नेताओं के दबाव और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का दबाव, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भी बातें कही जा रही हैं। एन बीरेन सिंह के लगभग 2 साल हो गए वहाँ पर जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसके बाद उनके इस्तीफे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल अब प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी उठ रहे हैं, व्यवस्था पर उठ रहे हैं कि किस तरह से महाकुंभ को प्रचारित किया गया और अब महाकुंभ की जो स्थिति है वहां पर जिस तरह से जाम की स्थिति है, अब व्यवस्था की स्थिति है और वीआईपी मूवमेंट को लेकर जिस तरह से सरकार घिरी है, अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी खतरे में दिखाई पड़ रही है, ऐसा कहा जा रहा है।